स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक जनरल टॉपिक पर बात करेंगे और वो जनरल टॉपिक है केमिकल फार्मूले। यानी केमिकल फार्मूला बनाते कैसे हैं, आज हम लोग उसी पर डिस्कस करेंगे। और ये जो है कि किसी भी क्लास के लिए ये यूज में आ सकता है या आता ही है। जैसे अगर हम क्लास 9th की बात करें तो क्लास 9th में 3rd चैप्टर है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, वहाँ पर केमिकल फार्मूला आने की बनाना रहता है। 10th की बात करें तो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, वहाँ पर जो है कि बिना फार्मूले के आप रिएक्शन लिख नहीं सकते हैं। और हम 11th 12th की बात करें तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स में आपको स्ट्रक्चर बनाने पड़ते हैं। जैसे अगर हम 12th बोर्ड की बात करें तो बोर्ड में जो है कि 2 मार्क्स के स्ट्रक्चर बनाने पड़ते हैं, वो बोर्ड में आता ही रहता है। तो कहने का मतलब है कि अगर हम लोअर क्लास से, हम क्लास 9th के नीचे से शुरू करें और ऊपर तक अगर 12th तक जाएं या उसके कंपटीशन लेवल तक अगर हम जाएं तो फार्मूले की ज़रूरत हर जगह पड़ती है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम लोग फार्मूला कैसे बनाएंगे, कैसे लिखेंगे, और आयंस कौन कौन से यूज होंगे, आयंस के नाम क्या होंगे और उसके स्ट्रक्चर कैसे बनेंगे, इन सारी बातों पर हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, हम लोग अगर देखें इसमें पहले एक छोटा सा चीज़ देख लेते हैं, वैलेंसी। जैसा वैलेंसी आप जानते हैं कि द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट्स इज नोन एज वैलेंसी। अगर किसी भी एलिमेंट्स के आउटर मोस्ट सेल में, देखिए वैलेंसी का मतलब ये हो गया कि कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट होता है कि कोई भी एलिमेंट अपने से कितने बॉन्ड से जुड़ता है, ये उसकी बैलेंसी होती है। ठीक है। और वो जो बैलेंसी होती है वो डिपेंड करता है कि उसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। ध्यान दें कि कितना किस पर बैलेंसी डिपेंड करेगा, कि उस एलिमेंट के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। बैलेंसी एक्चुअल में उसी पर डिपेंड करेगा। तो बैलेंसी को हम लोग पहले समझ लें कि कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट की जो कंबाइनिंग कैपेसिटी होगी वही बैलेंसी होगी। आगे हम लोग देखें कुछ एग्जाम्पल लेकर के। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है क्योंकि उसके आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। क्लोरीन की वैलेंसी 1 होती है जबकि इसके आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फिर ऐसा क्यों, तो अभी हम लोग नीचे देखेंगे। कैल्शियम की वैलेंसी 2 होती है, इसकी वैलेंसी 3 होती है, इसका 1 कंबाइनिंग कैपेसिटी, इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी 2 होती है। और यहाँ पर अगर देखें इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी 1 होता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ये तो एग्जाम्पल हो गया कि किसी भी एलिमेंट्स का या किसी भी ग्रुप ऑफ एटम्स का या आयंस का, है ना, मोनो एटॉमिक या पॉली एटॉमिक, ये पॉली एटॉमिक आयंस है, उनकी वैलेंसी क्या होगी या कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या होगी, वो आपने देख लिया। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, बैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर हम लोग अगर देखें तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल। किसी भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होंगे उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। तो अब जरा बैलेंसी को हम लोग समझते हैं। जैसे यहां पर वैलेंसी है केस फर्स्ट में कि इफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर 4 से कम है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब बाहरी सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है। अब जैसे बाहरी सेल में अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 4 से कम होते हैं तब उस समय बैलेंसी क्या होगी, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल। जैसे मान लीजिए कि सोडियम है, सोडियम का अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो 1s2 2s2 2p6 3s1 आएगा। तो बाहरी सेल में अगर हम लोग देखें तो ये 3rd है, ये बाहरी हो गया, ये इनर सेल हो गया, ये उसके अंदर का सेल हो गया। यानी ये 1st सेल, 2nd सेल और ये 3rd सेल।
तो थर्ड सेल में एक्चुअल में अगर यहाँ पर देखें तो फर्स्ट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड में 8 इलेक्ट्रॉन और थर्ड में कितना आया 1। तो यही क्या है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन है। और ए क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन से कम है। इस 4 इलेक्ट्रॉन से कम होने की, अब यहां पर एक चीज और कर लेते हैं कि 4 या 4 से कम हो और यहां पर क्या हो, 4 या 4 से ज्यादा हो। मतलब 4 वाला क्या होगा, दोनों तरफ रहेगा, या हम किसी एक भी तरफ रख सकते हैं। तो कहने का मतलब चूंकि कार्बन के जो ग्रुप होते हैं वो प्लस माइनस दोनों शो कर सकते हैं, इसलिए दोनों में रखा गया है। तो एक्चुअल में उनकी कंबाइनिंग कैपेसिटी 4 होगी। ठीक है, तो यहां पर अगर हम लोग देखें कि यहां पर सोडियम के आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है और ये 4 इलेक्ट्रॉन से क्या है, कम है, तो इसकी वैलेंसी हो जाएगी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल, यानी कि इसकी वैलेंसी हो जाएगी 1। ऐसे ही अगर हम दूसरे एलिमेंट का अगर लें, जैसे एल्यूमिनियम का ले लें, एल्यूमिनियम 13 होता है, तो इसका होगा 1s2 2s2 2p6 3s2, है ना। तो यहां पर अगर हम लोग देखें तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 3p1। तो यहां पर अगर हो देखा जाए तो 2 8 और ये दोनों मिलके क्या हो जाएंगे 3। तो यहां पर आउटर मोस्ट सेल में जो है कि 3 इलेक्ट्रॉन हो गया, इसलिए एल्युमिनियम की वैलेंसी क्या होगी 3 होगी। अगर हम कार्बन की बात कर लें, कार्बन 6 की बात कर लें, तो 2 और 4 होगा, तो बाहरी सेल में 4 इलेक्ट्रॉन हो गया, तो इसकी वैलेंसी क्या होगी 4 होगी। तो यहां पर यह समझ में आ गया होगा। अब हम लोग केस 2 की बात करें तो इफ द बैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर ग्रेटर देन 4 है, तब उस समय वैलेंसी क्या करेंगे, वैलेंसी बराबर 8 माइनस टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल करेंगे। जैसे एक एग्जांपल के रूप में अगर हम लोग ले लें, जैसे क्लोरीन है, तो क्लोरीन का क्या होगा 2 8 7 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, तो बाहरी सेल में कितना आया 7 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या है कि 4 से ज्यादा है, तो यहां पर हो जाएगा 8 माइनस 7 बराबर 1, इसकी वैलेंसी 1 होगी। लेकिन इसी ग्रुप में जैसे फ्लोरीन की बात अगर करें तो इसकी वैलेंसी तो 1 ही होगी, लेकिन इसकी वैलेंसी 1 और 7 दोनों होगी। तो ये कैसे मालूम, तो अब यहां पर क्या करेंगे कि इसके पास होता है वैकेंट डी ऑर्बिटल। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्लोरीन का अगर देखें तो आप ऐसे लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s, है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका क्या 4s नहीं होगा, बल्कि यहाँ पर 5 हो जाएगा। आप काउंट करके देख सकते हैं कि 17 हो गया होगा। ये 6 4 10 और 7 17, ठीक है। तो अब यहां पर अगर बाहरी सेल में अगर देखें तो 7 इलेक्ट्रॉन तो है, यहां 8 है और यहां पर 2 है, ठीक है। लेकिन यहां पर ध्यान दें कि यस p और 3 में क्या होता है 3d पूरी तरह से खाली है। तो 3d ऑर्बिटल खाली होने की वजह से ये अपने कंबाइनिंग कैपेसिटी को एक्सपेंड कर लेगा, इसलिए यहां पर इसकी बैलेंसी 7 भी होगा, मतलब जितना आउटर मोस्ट सेल में है। तो जिसके पास 3d ऑर्बिटल क्या हो खाली होगा, वो अपनी बैलेंसी को एक्सपैंड कर लेगा। और कहां तक एक्सपैंड कर सकता है, जितना उसके आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन होगा। तो क्लोरीन की बैलेंसी 7 भी होगी। अब आगे हम लोग देखते हैं कि फार्मूला बनाएंगे कैसे, तो जरा उस पर हम लोग डिस्कस कर लें। तो स्टूडेंट हम लोग अगर देखें यहाँ पर फार्मूला कैसे हम लोग बनाते हैं, जैसे हाइड्रोजन क्लोराइड है, तो हाइड्रोजन क्लोराइड का मतलब ये हो गया कि आपने H लिख दिया और क्लोराइड का आने के मतलब Cl लिख दिया। अब हाइड्रोजन की बैलेंसी आप जानते हैं कि 1 होता है, क्योंकि इसके बैलेंस सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, और क्लोरीन के आउटर मोस्ट सेल में 7। तो अब यहाँ पर इसकी बैलेंसी हो जाएगा 1। अब यहाँ पर क्रिस क्रॉस कर दें, तो अब क्रिस क्रॉस कर देंगे। अच्छा, यहां पर एक चीज कंफ्यूज कर रहे होंगे कि 7 वाला लें कि 1 वाला लें। तो अब यहां पर अगर इससे जो लगा हुआ जो लिगैंड्स होंगे, ठीक है, उसके साथ और जो अदर एटम्स होंगे, अगर उसकी वैलेंसी से 1 अगर वैलेंसी से सेटिस्फाइड नहीं हो पा रहे हैं
और की रिक्वायरमेंट है तब उसके वैलेंसी को एक्सपेंड करेंगे। क्लियर? तो यहां क्रिस क्रॉस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, अब हाइड्रोजन के, अगर हाइड्रोजन को लिख लिया, इसकी वैलेंसी इसके नीचे और इसकी वैलेंसी इसके नीचे लिख देंगे, तो ये H1 और Cl1 1 को हम लोग जनरली क्या करते हैं, नहीं रिपोर्ट करते हैं, तो ये हटा देंगे और इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, HCl हो जाएगी। यहां पर देखें हाइड्रोजन की वैलेंसी 1, सल्फाइड की वैलेंसी होती है 2, क्रिस क्रॉस अगर हम लोग कर दें तो अब ये वैलेंसी हाइड्रोजन के नीचे, हाइड्रोजन की वैलेंसी यहाँ पर सल्फर के नीचे, तो क्या हो जाएगा H2S। यहाँ सोडियम नाइट्रेट है, सोडियम की वैलेंसी 1 और नाइट्रेट NO3 की वैलेंसी 1, तो क्या हो जाएगा NaNO3। अमोनियम अगर सल्फेट की बात करें तो अमोनियम की अगर हम लोग देखें NH4, इसकी वैलेंसी 1 और सल्फेट का होता है SO4, इसकी वैलेंसी 2, तो फार्मूला क्या हो जाएगा भाई। अब देखिए जब यहाँ लिखेंगे, अब ये 2 अगर हम यहाँ लिख देंगे बिना ब्रैकेट का तो 42 हो जाएगा, और ये यहाँ लिख दिए तो 41, तो हला 1 तो रिपोर्ट किया ही नहीं जाता, इसको छोड़ सकते हैं, लेकिन ये तो रिपोर्ट करना होगा। तो अब इसको रिपोर्ट करेंगे तो इसको ब्रैकेट में लिखेंगे, है ना, तो ये हो जाएगा NH4 का होल ट्वाइस, ये वाला यहाँ पर हो गया। देखिए अब फिर सल्फेट लिख दीजिए SO4, अब इधर तो हमको लिखना नहीं है 1 को छोड़ देते हैं, तो ये फार्मूला हो गया पोटेशियम सल्फेट। पोटेशियम का होता है 1 और सल्फेट का होता है SO4 का 2, तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्रिस क्रॉस कर दें तो अब ये तो छोड़ सकते हैं, लेकिन ये यहाँ लिख सकते हैं, तो हो जाएगा K2SO4। ये तो लिखने का तरीका है कि कैसे हम लोग फार्मूला बनाते हैं। अब इस फार्मूले का स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, अब स्टूडेंट्स आगे देखते हैं। तो स्टूडेंट्स हम लोग देखें, कुछ हमने यहाँ पर कई केस लिया स्ट्रक्चर में, तो पहले छोटे छोटे का देखते हैं और फिर बड़े का देखते हैं। अभी छोटे छोटे का मतलब है कि हम 2 डिफरेंट एटम का लिए हैं, 2 डिफरेंट अगर एटम है तो उसके क्या फार्मूले होंगे और उसके स्ट्रक्चर कैसे होंगे। तो बहुत जल्दी में यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि जब एक टाइप के एटम होंगे तो कैसे होंगे। तो जैसे मान लीजिए कि आपका एक टाइप का है, जैसे मान लीजिए Cl2 है, तो दोनों Cl है तो इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी 1 होती है, तो आप वहाँ पर Cl जोड़ देते हैं, हो गया। अगर O2 है, O है, इसकी वैलेंसी 2 होती है, तो ये भी अपने ही एटम के से मतलब 2 बॉन्ड से जुड़ जाएगा, ये उसका स्ट्रक्चर। इसी तरह से N2 है, तो इसकी अगर हम लोग देखें तो इसमें नाइट्रोजन की अगर वैलेंसी क्या हो 3 है, भाई नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती है, तो ये अपने ही दूसरे एटम से क्या होगा 3 बॉन्ड से जुड़ जाएगा। तो जब सेम एटम होंगे तब तो ये आप उसी एटम से जोड़ देंगे उसकी बैलेंसी के अनुसार। अब हम लोग दूसरा केस यानी कि अगला केस एक एक करके हम लोग लेंगे। जैसे पहला केस है कि जब 2 डिफरेंट एटम हो तब उनके बीच कैसा फार्मूला होगा और उसका स्ट्रक्चर। जैसे ए की बैलेंसी 1, बी की बैलेंसी, तो क्रिस क्रॉस कर देंगे तो क्या बन जाएगा ए बी होगा, यानी कि दोनों सिंगल बॉन्ड से ही जुड़े होंगे, यानी कि ये होंगे ए सिंगल बॉन्ड बी। जैसे HCl है तो HCl को हम H सिंगल बॉन्ड Cl से जोड़ते हैं, वो बन गया आपका। कि उसके कैसे बॉन्ड दिखाएंगे वो आप देख रहे हैं। यहाँ पर स्टूडेंट ध्यान ये भी देंगे कि कोई भी स्ट्रक्चर बनाते समय हम VSEPR थियरी को याद करते हैं, हालांकि वो क्लास 11th में है, लेकिन उसके जो मुख्य पॉइंट है स्टूडेंट्स हम अभी आपको बता दें कि हर एटम को सेंट्रल एटम से मैक्सिमम डिस्टेंस पर रखा जाता है। सेंट्रल एटम उसे कहते हैं जो सेंटर में एटम लिखते हैं उसको सेंट्रल एटम, और उसी सेंट्रल एटम से बाकी अदर एलिमेंट्स को या एटम को जोड़ते हैं जिसको आप लिगेंड्स कहते हैं। ठीक है, तो जिससे हम जोड़ते हैं वो सेंट्रल एटम और जिसको जोड़ते हैं वो लिगेंड्स हो गया। तो लिगेंड्स के बीच का जो डिस्टेंस हो वो मैक्सिमम
डिस्टेंस हो, या सेंट्रल एटम के पास अगर लोन पेयर हो तो उसके लोन पेयर से बाकी के जो लिगैंड्स हों उनके बीच का डिस्टेंस मैक्सिमम हो। इसी बात को हम लोग ध्यान देंगे कि लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच का डिस्टेंस ज़्यादा हो, बॉन्ड पेयर के बीच का डिस्टेंस ज़्यादा हो, या लोन पेयर के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा हो। तो यहाँ पर उसी बात को ध्यान दें, यहाँ पर होगा क्रिस क्रॉस कर देंगे तो हो जाएगा ये A to B हो जाएगा, है ना। फार्मूला क्या हो जाएगा A to B। अब देखिए यहाँ पर इसका अगर हम लोग स्ट्रक्चर देखें तो कैसे बनेगा, ध्यान देना है कि B एक है और A 2 है और A का वैलेंसी है 1, तो B को आप सेंट्रल एटम बनाएंगे। अब सेंट्रल एटम किसको बनाएंगे, जिसकी वैलेंसी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो अब इसकी वैलेंसी ज़्यादा है तो इसी से क्या करेंगे, जिसका वैलेंसी 1 है अब इसको हम लोग जोड़ देंगे, तो ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। जैसे वाटर है, अब वाटर में अगर हम लोग देखें तो इसके पास लोन पेयर भी 2 ठो बच जाते हैं, बाकी 2 हाइड्रोजन है तो वो तो सिंगल सिंगल बॉन्ड से जुड़ेंगे। और यहाँ पर हम लोग देखिए ये आपका स्ट्रक्चर होगा, जो 2 लोन पेयर बचे हैं उनके बीच का डिस्टेंस क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए, है ना। तो कुछ इस तरह से बैंड शेप में हम लोग बना सकते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग देखें कि इसका क्या होगा, अब देखिए ये यहाँ पर हो जाएगा, ये यहाँ पर, तो स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, A1 को तो रिपोर्ट नहीं करते लेकिन B2 हो जाएगा। अब देखिए A की बैलेंसी क्या हो गया, ध्यान दीजिए A की बैलेंसी है 2 और B का है 1। तो अब देखिए A को हम सेंटर में रखेंगे और B को क्या रखेंगे, उसके लिगैंड बना देंगे, यानी सेंट्रल एटम ये हो जाएगा, B को अलग अलग। जैसे BeCl2 है, B की 2 और क्लोरीन का 1, तो Be को हम लोग क्या करेंगे, सेंट्रल एटम बना देंगे और क्लोरीन को लिगैंड्स बना देंगे, है ना। तो ये इसका स्ट्रक्चर हो गया एक तरह से। यहाँ पर अगर देखें तो ये क्रिस क्रॉस अगर करें तो ये फार्मूला हो जाएगा A3B, और यहाँ पर A3B होगा। तो अब इसका अगर हम लोग स्ट्रक्चर देखें तो कैसा होगा, देखिए B की बैलेंसी 3 है, A का 1 है, तो अब मैक्सिमम डिस्टेंस पर हम कैसे रख सकते हैं। अब देखिए ये 3 है, जिसकी बैलेंसी ज़्यादा उसको सेंट्रल एटम बना दिया, और ये लिगैंड्स है, अब एक एक बॉन्ड से इसको जोड़ दीजिए, क्योंकि उसकी कंबाइनिंग जो एलिमेंट A है उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या है, 1 है, 1 आपने जोड़ दिया। अब जैसे BF3 है एग्जाम्पल, तो बोरान को यहाँ पर लिख दिया और फ्लोरीन को यहाँ पर लिख दिया, क्योंकि बोरान की बैलेंसी ज़्यादा है, फ्लोरीन का 1 है, इसलिए बोरान सेंट्रल एटम, फ्लोरीन लिगैंड्स हो गया। तो ये मैक्सिमम डिस्टेंस पर होना चाहिए, मैक्सिमम डिस्टेंस पर आपने जोड़ के रख दिया, हो गया स्ट्रक्चर। यहाँ पर अगर देखें तो अब यहाँ पर चाहो तो ऐसे कैंसिल कर देना, है ना, लेकिन उसी से अगर डिवाइड करने पर कटे तब। तो अब यहाँ पर देखिए कि 2 से डिवाइड करें और होल पूरा का पूरा कट जाए, तभी आप ऐसा करना। तो ये 1 हो गया और ये क्या हो गया, 2। तो इसका अगर हम लोग फार्मूला अगर देखें तो ये 2 यहाँ पर लिख सकते हैं, A2 और B का क्या हो गया भाई, A का 1 है और B का 2 है, तो B का तो 2 लिख दिया, A का यहाँ पर 1 अगर लिख दें तो ये फार्मूला तो 1 रिपोर्ट नहीं करते, तो फार्मूला क्या हो जाएगा, A2B। जैसे एग्जाम्पल में अगर हम लोग लें CO2, तो CO2 का अगर हम लोग देखें कार्बन की बैलेंसी 4 होती है, तो कार्बन की बैलेंसी 4 होती है, तो इसको सेंट्रल एटम बना देंगे, और A का बैलेंसी है 2, यानी ऑक्सीजन का होता है 2, तो उसको लिगैंड्स बना देंगे क्योंकि उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी कम है। अब यहाँ पर O लिख दीजिए, यहाँ पर O, भाई O की कंबाइनिंग कैपेसिटी 2 है इसलिए डबल बॉन्ड से जुटेगा, ये भी डबल बॉन्ड से जुड़ेगा। अब कार्बन का 4 होता है इसलिए डबल डबल यानी कि 4 बॉन्ड से जुड़ेगा। तो ये उसका स्ट्रक्चर हो गया। अब जरा इसका हम लोग अगर देख लें कि इसका हम लोग स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, इस बात को ध्यान दें कि B का 3 है और A का 2 है, तो B को ही हम क्या बनाएंगे, सेंट्रल एटम। तो अब B को हमने यहाँ पर रख दिया, B को यहाँ पर रख दिया, चूंकि 2 ठो सेंट्रल एटम है। तो अब देखिए यहाँ पर 3 बॉन्ड बना देते हैं, और A का देखिए बीच में अगर हम ऐसे A को जोड़ दें तो इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी 2 है, तो ये 2 बॉन्ड तो हो ही गया। और यहाँ पर अब एक जोड़ देते हैं, एक यहाँ जोड़ देते हैं, 2 यहाँ देखिए A का 2,
ए का भी यहाँ पर एक इधर से 2 हो गया, बी का 3 और बी का 3 कंबाइनिंग कैपेसिटी यानी बैलेंसी दिखाई दे रहा है इसमें। तो ये स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो ये कुछ रहा स्ट्रक्चर जब 2 डिफरेंट एटम होंगे तब। अब हम लोग लेते हैं कि 3 डिफरेंट एटम्स होंगे तो उसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। स्टूडेंट्स, हम लोग केस ऑफ 7 की बात कर लें। जैसे मान लीजिए H2SO4 है। अब इसमें अगर हम लोग देखें तो 3 डिफरेंट एटम्स हैं, 3 डिफरेंट तरह के क्या हैं, एलिमेंट्स हैं। तो अब यहाँ पर हम लोग 3 जब डिफरेंट टाइप्स के होंगे तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि पहले सभी का बैलेंसी जान लीजिए। देखिए हाइड्रोजन की बैलेंसी क्या होगा, 1 होगा, और ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होगा, और सल्फर की वैलेंसी क्या होगा, 6 होगा या तो 2 होगा, है ना, क्योंकि इसके पास वैकेंट डी है तो एक्सपेंड करेगा तो 6, अदरवाइज 2। एक्सपेंड तभी करेंगे जब उनके लिगेंड्स जो हों ज़्यादा हों, है ना, उसकी बैलेंसी से 2 से सेटिस्फाइड नहीं होंगे तब एक्सपेंड करके जोड़ेंगे। तो अब यहाँ पर देखें कि ये तो हो गया कि बैलेंसी यानी कि 2 और यहाँ पर क्या हो गया 6, हम बैलेंसी को समझें। अब यहाँ पर जब 3 डिफरेंट होगा तो आप इसका स्ट्रक्चर बनाते समय सबसे पहले ये देखिए कि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इसमें कौन है। तो इसको जानने के लिए आप हमेशा फ़ोन याद रखिएगा। ये है फ़ोन, है ना, फ़ोन तो सबको याद ही रहता है क्योंकि दिन रात हम लोग यूज करते रहते हैं, तो फ़ोन तो याद ही रहेगा। तो फ़ोन का मतलब है कि फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। सबसे ज़्यादा अगर कोई पूरे पीरियोडिक टेबल में अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो फ्लोरीन को हम लोग लेते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं और फिर नाइट्रोजन का। क्लियर। हालांकि अपने ग्रुप में जो है कि नियान भी इससे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए पाउलिंग स्केल पर, है ना। तो उसकी थियरी अलग है, बाद में कॉन्सेप्ट हम लोग किसी वीडियो में आप लोग देखेंगे पीरियोडिक टेबल में। तो यहाँ हम लोग समझें कि फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ये तीनों कैसे होते हैं, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। यहाँ पर तो फ्लोरीन सबसे ज़्यादा, फिर ऑक्सीजन और तब नाइट्रोजन होता है। इसको याद रखेंगे, फोन याद रखेंगे। आने के इसमें से कोई एलिमेंट आएगा तो उसको आप क्या करेंगे, इन तीनों में से अलग निकाल लीजिए। तो पहले क्या करेंगे हम लोग, बैलेंसी देख लिया, फिर देखने के बाद देखिए कि कौन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो इसी में से कोई एक होगा, तो इसमें से जो दिखाई देगा वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। तो अब ऑक्सीजन दिखाई दिया, तो अब यहाँ से ऑक्सीजन को थोड़ा सा अभी अलग कर लीजिए। तो बचा कौन भाई, हाइड्रोजन और सल्फर। तो हाइड्रोजन और सल्फर में किसकी अब बैलेंसी ज़्यादा होती है वो देख लीजिए। तो अब यहाँ पर हाइड्रोजन का 1 और सल्फर का ज़्यादा हो रहा है, तो जिसकी बैलेंसी ज़्यादा अब उसको सेंट्रल एटम बना दीजिए। कहने का मतलब जब 3 डिफरेंट अगर एलिमेंट्स किसी कंपाउंड में होंगे तो पहले आप ये देखेंगे सबकी बैलेंसी क्या है, उसके बाद देखिएगा कि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला एलिमेंट इसमें कौन है। तो आपने जैसे देख लिया ऑक्सीजन, उसको अभी क्या करिए, ढक लीजिए। बाकी देखिए कि कौन एलिमेंट है। तो हाइड्रोजन और सल्फर मिला मान लीजिए, तो हाइड्रोजन सल्फर में देखिए कि किसकी बैलेंसी ज़्यादा है। तो सल्फर की बैलेंसी ज़्यादा होती है या कंबाइनिंग कैपेसिटी ज़्यादा दिख रहा है हाइड्रोजन के कंपैरिजन में, तो जिसका ज़्यादा उसी को आप बनाएंगे सेंट्रल एटम। तो अब यहाँ पर क्लियर हो गया कि ये सेंट्रल एटम बनेगा। तो सल्फर का सेंट्रल एटम ये हमने बना दिया। अब इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी अगर मान लेते हैं कि हम 2 लें कि 6, तो देखिए 4 ऑक्सीजन जोड़ना है, 2 हाइड्रोजन, तो 2 कंबाइनिंग कैपेसिटी से तो नहीं जुड़ सकता है। तो यहीं पर अब डिसाइड करना होगा कि हम 2 नहीं लेंगे बल्कि क्या लेंगे, ये 6 वाला लेना पड़ेगा इसके लिए। क्लियर। तो अब यहाँ 6 लेना होगा, तो 6 कंबाइनिंग कैपेसिटी के लिए 6 बॉन्ड लगा दीजिए, आप ऐसे लगा दिया। हालांकि इस बॉन्ड को ऐसे नहीं लगाते बल्कि टेट्राहेड्रल ऐसे लगाते हैं, है ना, ऐसे। मतलब ये वाला ये हो गया, ये वाला ये हो गया, ये वाला ये हो गया, है ना, ऐसे। आने के दोनों डबल बॉन्ड को इधर कर दीजिए, दोनों सिंगल को इधर। आने ये दोनों डबल बॉन्ड वाले हो गए, ये सिंगल हो गए। मतलब टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाइएगा ताकि उनके बीच का डिस्टेंस मैक्सिमम रहे। ठीक है। आप फिलहाल ऐसे भी बना सकते हैं, आप ऐसे बनाइए। तो क्या हो जाएगा भाई,
ये सेंट्रल एटम हो गया, इसकी भी कंबाइनिंग कैपेसिटी आपने बॉन्ड लगा दिया कि भाई इसको 6 बॉन्ड से ही जोड़ सकते हैं। तो अब यहाँ पर ऑक्सीजन की कंबाइनिंग कैपेसिटी कितना होता है, 2 होता है। 2 बॉन्ड से ऑक्सीजन को जोड़ दीजिए, ये 2 ऑक्सीजन तो गया काम से, बचा 2 और 2 हाइड्रोजन। तो एक ऑक्सीजन यहाँ जोड़ दीजिए, एक यहाँ पर। अब भाई ऑक्सीजन की कंबाइनिंग कैपेसिटी यानी बैलेंसी तो 2 होती है, तो 2 होती है तो एक इधर लगा दिया, एक इधर लगा दिया। अब जोड़ दीजिए हाइड्रोजन को, एक यहाँ पर एक यहाँ पर। देखिए स्ट्रक्चर बन के तैयार हो गया। तो रियल में स्ट्रक्चर इसका कैसे बनाते हैं, ऐसे, है ना। तो ये हो गया रियल स्ट्रक्चर आपका OH और ये है OH, ठीक है। तो ये H2SO4 हो गया। एक और एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं डिफरेंट वाले में, और उसका भी बना करके हम लोग देखें कि कैसे होगा। तो ये H2SO4 का आपने बना लिया कुछ इस तरह से, H2SO4 का स्ट्रक्चर। अब हम लोग इसी में दूसरा लेते हैं H3PO4। इसका स्ट्रक्चर अगर हम लोग देखें तो अब सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ऑक्सीजन है, उसको अभी ढक लीजिए। बचा कौन, H और P। तो H और P में किसके पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन ज्यादा, इसके पास, फास्फोरस के पास। तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी कि इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी कितना हो गया, 5। तो अब इसी को सेंट्रल एटम बना लीजिए। अब 5 इलेक्ट्रॉन होता है तो 5 इलेक्ट्रॉन को अब ऐसे आप जोड़ लीजिए। देखिए 5 बॉन्ड होना चाहिए, कंबाइनिंग कैपेसिटी कितना होता है, 5, क्योंकि बैलेंस सेल में इसके 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब अब इसको सेंट्रल एटम क्यों बनाए भाई, इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी ज़्यादा है हाइड्रोजन से। अब सभी को जोड़ दीजिए, ये हो गया सेंट्रल एटम, ये हो गया लिगेंड, ये भी हो गया लिगेंड। अब जोड़ दीजिए सबको। तो अब यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर जोड़ देते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन बचा कितना भाई, 2 हो गया। अभी 2 और ऑक्सीजन चाहिए, तो 2, ये 4 ऑक्सीजन हो गए। अब देखिए हाइड्रोजन कितना है, 3। अब ऑक्सीजन की अभी देखिए वैलेंसी सेटिस्फाइड नहीं हुआ, अब पूरा हो गया। 2 होना चाहिए, एक एक एक, देखिए एक इधर से एक इधर से सेटिस्फाइड हो रहा है। अब H को जोड़ दीजिए, H को जोड़ दीजिए, बन गया स्ट्रक्चर। तो इस तरह से स्टूडेंट्स क्या होंगे, अगर 3 डिफरेंट टाइप्स के होंगे तो उसका स्ट्रक्चर इस तरह से बनाएंगे। अब हम लोग आप लोगों को बताते हैं कि ये स्ट्रक्चर तो ठीक है कि बनाएंगे, लेकिन अभी बैलेंसी की बात हो रही है कि बैलेंसी सबका क्या होता है। तो हम एक टेबल के रूप में आप सभी को हम बैलेंसी बताते हैं केटायन और एनायन का, उसको आप ध्यानपूर्वक देखिएगा और याद रखिएगा, क्योंकि वो सभी हेल्पफुल होगा। क्लियर ना। तो अब हम एक एक करके देते हैं, और वो याद रखने के लिए हम वो टेबल लिख रहे हैं, बोर्ड पर लिखते जाएंगे। आप उसको प्रैक्टिस के लिए आप लिखेंगे कॉपी पर और याद रखेंगे। तो एक एक करके हम लोग केटायन और एनायंस की वैलेंसी देखते हैं, उस पर चार्ज देखते हैं कि क्या चार्ज होता है। तो स्टूडेंट्स हम लोग अगर देखें, यहां पर हम लोग जो है कि आयंस, उसके चार्ज, उसके बैलेंस से हम लोग देख रहे हैं। अगर ये सब हम लोगों के अगर दिमाग में रहेगा तो आप आराम से कोई भी फार्मूला बना सकते हैं स्टूडेंट्स। इसलिए हम लोग इसको याद करने की कोशिश करेंगे। जैसे ये हम लोगों का है मोनोवैलेंट। मोनोवैलेंट का मतलब हम लोग समझ गए होंगे कि जिसकी वैलेंसी क्या हो, 1 हो, उसको मोनोवैलेंट। और इसको हम लोग बोलते हैं बाईवैलेंट। बाईवैलेंट जिसकी वैलेंसी क्या हो, 2 हो। तो ये 1 वैलेंसी वाले हैं, और ये सब क्या है, 2 वैलेंसी वाले हैं, 2 वैलेंसी वाले। अब इसको आप लोग स्टूडेंट्स जो है कि अच्छे से आप लोग तैयार करिए। फिर हम लोग देखते हैं केटायंस में, ये सारे केटायंस है। अब हम लोग केटायंस में ट्राईवैलेंट और टेट्रावैलेंट वालों को देखें, ठीक है। तो देखते हैं ट्राईवैलेंट और टेट्रावैलेंट ऑफ केटायंस। तो स्टूडेंट्स हम लोग अगर देखें तो ये हम लोगों का ट्राईवैलेंट केटायन है। आपने मोनो और डाई देख लिया था, अब ये ट्राईवैलेंट केटायन है।
जैसे एल्युमिनियम है उसका फार्मूला, जैसे एल्युमिनियम है उसका अगर हम लोग देखें फार्मूला आयन का, ये आयन का फार्मूला है, ठीक है, जो फार्मूला लिखा है मतलब उस आयन का। तो अब यहाँ Al3+ है और उस पर 3+ चार्ज है और उसकी वैलेंसी 3 है। और ऐसे ही हम लोग देखें तो ये पूरे हो गए ट्राईवैलेंट। अब हम लोग यहाँ से शुरू कर रहे हैं टेट्रावैलेंट आयन, और टेट्रावैलेंट के बाद हम लोग देखें तो ये पेंटावैलेंट आयन का मतलब यहाँ पर केटायन है। उसके बाद हम लोग शुरू कर दिए एनायन। तो यहाँ पर टोटल तो ये है केटायंस, ये टोटल है केटायंस, और यहाँ पर है ये एनायंस आपने ले लिया, ठीक है। और एनायंस में यहाँ पर क्या है, मोनोवैलेंट है। ये सारे कैसे हैं, मोनोवैलेंट आयन है, मतलब ऐसा आयन जिस पर एक निगेटिव चार्ज है जिसकी वैलेंसी क्या है, 1 है। तो ये स्टूडेंट्स रहा मोनोवैलेंट, और यहाँ पर है ट्राई और टेट्रा और पेंटावैलेंट। फिर मोनोवैलेंट एनायंस में और आगे हम लोग देखते हैं। तो आगे देखें इसमें, तो स्टूडेंट देखें यहाँ पर जो है कि हम लोग एनायन देख रहे हैं, ये भी एनायन है, ये भी एनायन है, और मोनोवैलेंट एनायन है इधर, और यहाँ तक तो मोनोवैलेंट है। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये आपका शुरू हो गया क्या, बाईवैलेंट, क्लियर, नीचे बाईवैलेंट, और यहाँ से ये पूरा क्या है, मोनोवैलेंट आयन है। और कौन कौन सा किसका है एक बार नाम भी हम पढ़ देते हैं, एमाइड, एजाइड, साइनाइड, थायोसाइनेट, सुपर ऑक्साइड, ओजोनाइड, परमैंगनेट, साइनेट, एसीटेट, बाइकार्बोनेट, बाईसल्फेट, बाईसल्फाइड, बाईसल्फाइड, डाईहाइड्रोजन फास्फेट, हाइड्रोक्साइड, फार्मेट, मेटा एल्यूमिनेट, मेटाबोरेट, मेटाफास्फेट, डाईथायोपर ब्रूमेट, बोरोहाइड्राइड, फ्लूओबोरेट, ऑक्साइड, सल्फाइड, सिलिकेट, कार्बोनेट, जिंकेट और सल्फेट। ये हम लोगों का हो गया एनायंस। अब हम लोग यहाँ पर शुरू कर रहे हैं बाईवैलेंट, जिसमें आप इतना अभी 6 बाईवैलेंट देखे हैं, और आगे हम लोग देखते हैं बाईवैलेंट। क्लियर स्टूडेंट, इसको बहुत अच्छे से आप याद रखेंगे, है ना। इसको कई बार वीडियो को देख करके इस सारे आयंस को आपको याद रखना है, याद रहेगा तभी हम लोग कोई भी फार्मूला बनाने में सक्षम होंगे। तो देखा जाए आगे बाईवैलेंट में, और बाईवैलेंट एनायन इसी के आगे। स्टूडेंट्स हम लोग अगर देखें, अब यहाँ पर बाईवैलेंट एनायंस में कुछ और हम लोग देख लेते हैं। हालांकि जितना भी देखेंगे उतना ही कम है, क्योंकि केमिस्ट्री जो है कि छोटा मोटा सिलेबस नहीं होता है, बहुत बड़ा होता है सिलेबस। फिर भी जो है कि हम लोग उतना देखेंगे कि कंपटीशन लेवल तक तो कोई दिक्कत ना हो फार्मूले से रिलेटेड कोई क्वेश्चन, ठीक है। तो अब बाईवैलेंट में हमने किसका किसका लिया जरा उसका देखा जाए। पहला तो आपका है सल्फाइड और स्टेनाइट, स्टेनेट, प्लम्बाइड, प्लम्बेट, फास्फाइड, परऑक्साइड, आयोनाइड, क्रोमेट, डाइक्रोमेट, मैग्नेट, ऑक्सलेट, मोनोहाइड्रोजन फास्फेट, साइनामाइड, क्रोमेट, क्रोमाइड, मालिब्डेट, टेकनेट, टंगस्टेट, थायोसल्फेट, परऑक्सीडाइसल्फेट, डाईथायोनेट, जैसे ये है डाईथायोनेट, टेट्राथायोनेट। ये जो है आप सबका बाईवैलेंट एनायन है, ये भी बाईवैलेंट एनायन है। हम लोग पीछे भी अभी देख रहे थे कि बाईवैलेंट एनायन थे, है ना। तो अब कुछ हम लोग देखते हैं ट्राईवैलेंट एनायन और टेट्रावैलेंट एनायन क्या क्या होता है, उसके चार्ज क्या होंगे, है ना, उस आयंस का फार्मूला क्या होगा, उसका नाम क्या होगा, वो और आगे हम लोग देखते हैं स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स हम लोग ये देखें
अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं ये ट्राईवैलेंट एनायन, और यहाँ पर कुछ आप लोग देख रहे हैं टेट्रावैलेंट एनायन। ट्राईवैलेंट एनायन में क्या क्या है जरा उसको देखा जाए। पहला तो आपका है नाइट्राइड, दूसरा है फास्फाइड, आर्सेनाइड, फास्फेट, फेरिसाइनाइड, फास्फाइट, एल्यूमिनेट मतलब AlO3 आर्सेनेट, आर्सेनाइड, बोरेट को मतलब आर्थोबोरिक आयन, ये उसके आयंस हो जाएंगे फार्मूले के आयन, ये एनायंस का जो फार्मूला होगा वो ये होगा। आगे देखें, एंटीमोनेट, ऑक्सीक्लोराइड, पायरोफास्फेट। अब यहाँ पर है सब टेट्रावैलेंट एनायन, तो ज़रा देखें, पायरोफास्फेट P2O7 4-, फेरोसाइनाइड, हाइपोफास्फेट, कार्बाइड एक्सेट्रा, ये सब आपके क्या है, टेट्रावैलेंट एनायन, ये सब ट्राईवैलेंट एनायन। तो ये स्टूडेंट्स आप लोग केयरफुल्ली जो है कि इसको याद रखिएगा। कई बार अगर वीडियो को देखेंगे तो खुद ही याद हो जाएगा। जो कभी भी कोई भी फार्मूले से रिलेटेड क्वेश्चन होगा वो आप क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं या फार्मूला बना सकते हैं, और हमने आपको स्ट्रक्चर बनाना भी सिखा दिया। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, ठीक है? ओके, धन्यवाद। लेकिन एक चीज़ हम लोग ये ज़रूर कहेंगे कि वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट्स ज़रूर करिएगा अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो। ओके, धन्यवाद स्टूडेंट्स।